And welcome to CoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट के ऊपर, और उसका एक वीडियो मैंने आपको दे दिया है जिसमें मैंने काफी बातें डिस्कस कर ली आपसे। वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए, तभी पार्ट 2 में आपको बात समझ आएगी। आज उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर क्या समझेंगे, एएस एंड एडी अप्रोच के बारे में। क्या होता है एएस एंड एडी अप्रोच? कीन्स की थ्योरी ने हम लोग को कुछ चीजें पॉइंट आउट करी। क्या पॉइंट आउट करी? सिचुएशन ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। बेसिकली जो कीन्स की थ्योरी थी ये आई थी जब अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक रिसेशन चल रहा था जिसको हम लोग द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन बुलाते हैं। उस समय के थ्योरी ने बोला था कि अगर कोई इकोनॉमी डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, मतलब कि वहां पर डिमांड ही नहीं है, वहां पर एग्रीगेट डिमांड कम है, जो उसका पहला फीचर है। दूसरा, यहां पर रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन का यहां पर मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। अगर हमें पता है उनका अजम्पशन क्या था? अजम्पशन ये था कि एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब है अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी जी? वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी। और उसके कम होने से क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होंगे, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन पूरा नहीं करोगे तो रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज भी नहीं होंगे। जब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं तो हमेशा इकोनॉमी में एक एक्सेस कैपेसिटी आ जाती है जो कि अवेलेबल रहती है, ड्यू टू विच उसने अज्यूम करा कि एएस क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक एएस का मतलब क्या होता है कि अगर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हो रहा होगा तो इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, ऑल्सो कॉजिंग विदाउट कॉजिंग एनी इंक्रीज इन प्राइस। जब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हैं तो इसका मतलब है एक्सेस कैपेसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, हमने एएस को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करा, उसी वजह से एएस का परफेक्टली इलास्टिक का रिलेशन निकला। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे अजम्पशन ले लिया कि एएस परफेक्टली इलास्टिक है, हम कैसे मान ले कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी या कम भी करी जा सकती है। भाई हम ये एक अजम्पशन में सबसे बड़ा तो ये लेकर चल रहे कि डिप्रेस्ड इकोनॉमी मतलब एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी कम है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी अपने फुल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे काम नहीं कर रही है, अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है। मतलब अगर हम यहां तक बना सकते हैं तो हम कहीं यहां पे बना रहे होंगे। इसका मतलब है एएस को बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकता है, और यही क्या करता है? एएस को परफेक्टली इलास्टिक बना देता है। अब अगर ये चीज एएस को परफेक्टली इलास्टिक बना देती है और कभी हम ये बोलते हैं कि इंक्रीज इन एडी हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि एएस भी बढ़ाया जा सकता है। ये कब तक बढ़ाया जा सकता है? इस मैक्सिमम लेवल तक जहां तक हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो जाते। तो इसका जो मेन असम्पशन है वो क्या कहता है कि एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है। इसका मतलब है एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है। इसका मतलब है एएस को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, और कहां तक बढ़ाया जा सकता है? अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक बढ़ाया जा सकता है। तो एएस क्या बन जाता है? एक पैसिव फैक्टर बन जाता है, मतलब एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाता है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। मतलब इक्विलिब्रियम पे लेकर कौन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मेन डिटरमिनेंट है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एएस भी बढ़ जाएगा, अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो एएस भी कम हो जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि एएस और एडी बराबर नहीं हो जाते और हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच नहीं जाते। तो इक्विलिब्रियम पे लेकर कौन जाएगा? कंज्यूमर की डिमांड। हम लोग को हाउसहोल्ड सेक्टर की डिमांड ही लेकर जाएगी इक्विलिब्रियम की तरफ। अब पॉइंट आता है कि अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम हो तो क्या होगा? अगर कभी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है तो क्या होगा? अगर कभी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है तो सप्लाई ऑफ गुड या सर्विस टेंड टू एक्सीड देयर डिमांड। टेंड टू एक्सीड देयर डिमांड का यहाँ पर मतलब क्या हो गया? अगर कभी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम आ रही है तो प्रोड्यूसर के पास अनवांटेड स्टॉक खड़े हो जाएंगे जो कि इक्विलिब्रियम पे नहीं होने चाहिए। इससे प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने इस पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोडक्शन को कम कर देगा, मतलब कम बनाएगा। इससे हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम होने लग जाएगी। और ये कब तक कम होगी? जब तक कि हम लोग हमारी करंट डिमांड के बराबर नहीं आ जाते, मतलब जब तक हम लोग हमारे एएसएडी को वापस से रिस्टोर नहीं कर लेते। तो मतलब अगर कभी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है
तो हमारे पास अनवांटेड स्टॉक है, हम आगे का नहीं बनाएंगे। कब तक नहीं बनाएंगे? जब तक कि हम लोग वापस से अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर नहीं कर लेते। वहीं अगर एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो हमें पता है कि हमारा करंट स्टॉक कम है और डिमांड ज्यादा आ रही है। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जैसे एएस के बराबर पे पहुंच जाएंगे। हम लोग प्रोडक्शन तब तक बढ़ाएंगे जब तक अगेन हम लोग एएस और एडी को बराबर ना कर दें। तो कैसे रिस्टोरेशन होता है इक्विलिब्रियम का? एग्रीगेट सप्लाई को कम करके या बढ़ाकर। इसके बाद जो अप्रोच आती है वो आती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इक्विलिब्रियम को हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी अटेन कर सकते हैं। हम लोग को यहां समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट के दो क्राइटेरिया रखे गए। पहला, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इनकम कुछ भी चल रही हो, ज्यादा या कम, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वहीं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम के बढ़ने पर बढ़ेगी और इनकम के कम होने पर इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। हालांकि क्लास 12th के अंदर आपको सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही पढ़ाया जाता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई जाती है। अब अगला पॉइंट आता है, क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कभी सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पड़ रही है, सेविंग ज्यादा पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स जो है वो कम है, क्योंकि अगर सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब कंजम्पशन कम हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट तो हमने कांस्टेंट मानी है, तो कंजम्पशन के गिरने का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड कम होगी। तो हम लोग कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए एएस इज ग्रेटर देन एडी के ऊपर। ये केस हमारे सामने आया। एक और बार बात को समझिएगा, सेविंग अगर हमारी ज्यादा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, मतलब सेविंग ज्यादा चल रही है। हमें पता है इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट होती है, दैट मींस कि अगर सेविंग हम लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं तो हम लोग कंजम्पशन को कम कर रहे होंगे। कम कंजम्पशन का पर मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड गिरी होगी। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़कर ही बनाई जाती है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, दैट मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा कम है प्लान्ड आउटपुट से। इससे प्रोड्यूसर अपने अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश करेगा। इन अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने का मतलब क्या है? हम लोग अपने प्रोडक्शन में कट डाउन करेंगे, विच विल लीड टू फॉल इन आउटपुट। रिडक्शन इन आउटपुट से क्या होगा? अल्टीमेटली हमारी इनकम कम होगी। लेसर इनकम का मतलब है लेसर सेविंग, हेंस इक्विलिब्रियम हमारा रिस्टोर हो जाएगा। मतलब जो आप ऊपर कर रहे थे वही काम आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन को घटाओगे जब तक कि आपका एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं आ जाती है। इसी के साथ अगला पॉइंट कहता है, अगर कभी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका मतलब है कि सेविंग कम है तो मतलब कंजम्पशन ज्यादा होगा, दैट मींस एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, दैट मींस एडी इज ग्रेटर देन एएस। अगेन हम लोग वहीं पर पहुंच गए। कहा था ना कि ये बातें आपस में इंटरलिंक्ड है, हम एक से दूसरे को डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्या पॉइंट मिला? यह हमें पॉइंट मिलता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन प्लान आउटपुट, जैसे प्रोड्यूसर वुड फेस अ लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। प्रोड्यूसर इस अनफुलफिल्ड डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेगा? हायर प्रोडक्शन करेगा, और इसी हायर प्रोडक्शन से इवेंचुअली हमारे इनकम में इंक्रीज आएगा। हायर इनकम का मतलब है हायर सेविंग, और इक्विलिब्रियम हमारा वापस से रिस्टोर हो जाएगा। ये पॉइंट आता है किसके ऊपर? हमारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के रिस्टोरेशन पे। आप एएस और एडी का रिस्टोरेशन करिए या एस और आई का रिस्टोरेशन करिए, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है दोनों ही। तो ये बात रही कि इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम कैसे बदलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर एक अलग वीडियो भी आपको दूंगा। अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।